कोमल जितनी भोली थी उतनी ही शातिर थी उसकी सास तारा। क्योंकि कोमल मासूम और भोली थी, इसलिए तारा को अपनी बहू की फिक्र थी। ऐसे ही एक दिन बहू तो कितनी भोली है, अरे जानती भी है ये दुनिया कितनी शैतान है, और ऐसी दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई होती है। शायद सभी लोग अब बुरा करते हैं, इसीलिए सिर्फ कुछ ही लोग अच्छे बचे, पर हम कुछ लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे तेरी बात ना मेरे सर के ऊपर जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई। आखिर खून खून को पुकार ही लेता है। जैसे मेरा भगोड़ा पति मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़कर चला गया, वैसे ही मेरा नालायक बेटा तेरे साथ किया। इसीलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। माँ जी, आप है ना मेरे साथ, मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। अच्छा माँ जी, वैसे आप कहाँ काम करते हैं मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं और उन्हें कह सकूं कि आपकी शिफ्टिंग दिन की करें। रात में आप काम करने जाती है ना, तो मुझे आपकी चिंता सताती है। इतना बोलकर नीतू अपना लैपटॉप लेकर कमरे में चली जाती है और लैपटॉप खोलकर काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखकर विनीत को बहुत बुरा लगता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ नीतू विनीत को समय नहीं दे पाती, जिस वजह से विनीत खुद को माँ जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आखिर आप ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? अरे बहू, ये पैसे मेरे नहीं है, मालिक के हैं। वो सैलरी बांटनी है ना, और आज क्या था ना कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आए थे, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं उन सभी को सैलरी बांट सकूं। पर माँ जी, आप तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर ये काम कैसे कर पाएंगी? चलिए आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को सैलरी देनी है और कितनी सैलरी उन्हें देनी है। मैं अलग से बनाकर रख दूंगी, आप कल जाकर उन्हें दे देना। नहीं बहू, मैं खुद सब संभाल लूंगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारे पैसे एक बक्से में रखकर सोने के लिए चली जाती है और कोमल को भी सोने के लिए कह देती है। क्या हुआ माँ जी, आप दुखी क्यों हो गई? मैं तो बस आपकी मदद कर रही हूँ, और वैसे भी अभी सिर्फ रात के 9 ही बज रहे हैं। नहीं बहू, तुझे मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जो काम मैं कर रही हूँ वो काम तू भी करे। अरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद कर देंगे, बस तू अपना ख्याल रख और सो जा। ठीक है माँ जी, अगर आप बोल रही हैं तो मैं सो जाती हूँ। कोमल को अपनी सास की कोई बात समझ नहीं आती, पर वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपनी सास से कोई सवाल नहीं करती। कोमल हर किसी की मदद करना चाहती थी, उसे हर किसी की मदद करना बहुत पसंद था। तो वहीं तारा मासूम और गरीब लोगों की किडनियां बेचा करती थी। ऐसे ही एक रात डॉक्टर, इस लड़के को पथरी है और इसके पास 2 किडनियां हैं। आप एक किडनी निकाल लेना और मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात को ही कर दूंगी। पर तुम्हें देने का क्या फायदा, इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुम सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती। भूलो मत कि मैं बिचौली हूँ, मैं ही आपके पैसे और किडनी का लेन देन करती हूँ। अगर मेरे साथ होशियारी की तो मैं तो अपना मुंह खोल दूंगी। अच्छा ठीक है, धमकी देने की जरूरत नहीं है, बस एक बात याद रखना, इस बार अच्छे से डील करना, पिछली बार की तरह कम पैसों में नहीं। समझ गई। तारा जिस हॉस्पिटल में तारा साफ सफाई का काम किया करती थी, वहाँ के डॉक्टर्स मासूम लोगों की किडनी निकाल दिया करते थे और उन किडनियों का मोल भाव तारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन तारा जल्दबाजी में अपना पर्स लिए बिना ही हॉस्पिटल से चली जाती है। कोमल अपनी सास को रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती, जिसके बाद कोमल अपनी सास का पीछा करती है और जब अपनी सास को हॉस्पिटल में जाता देखती है तो उसे गर्व महसूस होता है। अच्छा, तो माँ जी इस हॉस्पिटल में काम करती है? कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और अब जब माँ जी इस हॉस्पिटल में काम करती है तो क्यों ना मैं डॉक्टर को दिखा लूं, कम पैसों में काम हो जाएगा। इस बात से बेखबर कोमल की उसकी सास एक किडनी चोर है। वो उस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए चली जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं और उसे कहते हैं, मैडम आपके पेट में अपेंडिक्स है, अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। अगर आपने अभी ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपकी जान को भी खतरा है। क्या अभी इसी वक्त ऑपरेशन करवाना होगा? हाँ, अभी इसी वक्त। अगर साथ में कोई आया है तो उन्हें बुला लो, या तो फिर फोन करके बता दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरी सास यही काम करती है, उनका नाम तारा है। अच्छा, तो तुम तारा की बहू हो? अब आएगा मजा। इस बार जब तारा अपनी बहू की ही किडनी बेचेगी तब आएगा मजा। अब पता चलेगा उस तारा की बच्ची को कि जब उसकी बहू की किडनी ही चोरी होगी।
मुझसे तेज बनने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से वो डॉक्टर तारा से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसकी बहू का ऑपरेशन करने के लिए उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। पर उसी वक्त तारा साफ सफाई करने के लिए वहां पहुंचती है और जब वो ऑपरेशन थिएटर में अपनी बेहोश बहू को देखती है तो डॉक्टर उसे कहती है, डॉक्टर ये क्या कर रहे हो? ये मेरी बहू है और मैं अपनी बहू की किडनी चोरी नहीं कर सकती और ना ही उसे बेच सकती हूँ। ये बहू होगी तुम्हारी, पर अभी ये मेरी पेशेंट है और मैं इसका डॉक्टर, ऑपरेशन तो इसका होकर रहेगा। देख डॉक्टर, तू बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा। अगर तूने मेरी बहू की किडनी निकाली ना तो मैं तेरा सारा काला चिट्टा खोल दूंगी। नर्स, इस औरत को बाहर निकालो, ये हमारे काम में दखलंदाजी दे रही है। अब नर्स तारा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देते हैं। अब अपनी बहू को बचाने का तारा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो जल्दी से पुलिस को बुला लेती है और ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसके बाद तारा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है और डॉक्टर के भी सारे काले चिट्टे खोल देती है। साहब, मेरा नाम तारा है और मैं हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती हूँ। एक दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मासूम लोगों की जान ले रहा है, उनकी किडनियां निकाल रहा है। जब मुझे ये सब पता चला तो डॉक्टर ने मुझे पैसों का लालच दे दिया और मैं भी इनके साथ इस काम में शामिल हो गई। इनके साथ किडनी चोरी करने लगी। इन्होंने कई बार मासूम लोगों का इलाज करने के बहाने उनको बेवकूफ बनाया। तो फिर आज क्या हुआ जो तुम खुद अपने मुंह से अपना भांडा फोड़ रही हो? हाँ? क्योंकि आज मेरी बहू की जान पर आफत बनाई है। मेरी बहू बहुत मासूम है और मेरी बहू का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्टर मेरी बहू की किडनी चोरी कर रहा था। जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो ये मेरी बात नहीं माना। मुझे आपको बुलाना पड़ा मजबूरी में। आप चाहो तो मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इस पापी को सजा जरूर देना। इस तरह से तारा अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लेती है। कुछ देर बाद जब कोमल को होश आता है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है कि उसकी सास एक किडनी चोर थी, पर कोमल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और जिंदगी भर इसी तरह से लोगों के ताने सुनती। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम, 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था। अरे वाह नीलम डार्लिंग, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, आखिर आज हमने आपका मनपसंद पिज्जा जो बनाया है। क्या आज तुम फिर से पिज्जा बनाई हो? अरे यार, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमारे लिए हमारा फेवरेट पिज्जा मत बनाया करो। अगर हम तुम्हारे हाथ वो जला हुआ पिज्जा बार बार खाते रहे ना तो माँ कसम बता रहे हैं, हमारा मनपसंद पिज्जा दुनिया का सबसे गंदा डिश बन जाएगा। हमें पिज्जा से नफरत होने लगेगी। सच सच बताओ, तुम चाहती हो कि हम अपने फेवरेट फूड से नफरत करें? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, पर हमने आपको खुश करने के लिए बनाया था। पता है आपको चाइनीज कितना खाना पसंद है ना, इसीलिए पिज्जा के साथ अपने चाइनीज फूड भी बनाया है। वो देखिए, डाइनिंग टेबल पर नूडल्स और मोमोज रखे हुए हैं। खाना देखकर पवन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आखिर बैठता भी क्यों नहीं, सारा खाना जला हुआ जो था। नीलम को चाइनीज फूड नहीं आता था, पर क्योंकि पवन को चाइनीज खाना बहुत पसंद था, इसलिए नीलम हर दिन यही कोशिश करती कि वो अपने हाथों का चाइनीज खाना पवन को खिला सके। खाना खाकर पवन और नीलम आराम से सो ही रहे होते हैं कि तभी पवन के पास फोन आता है। अरे भाई, इतनी रात को कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? भाई साहब, आपकी दुकान में भयंकर आग लग गई है। दुकान का सारा माल जलकर राख हो चुका है। अब जैसे ही पवन को पता चलता है कि उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी है, वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है, जहां नीलम और पवन देखते हैं कि दुकान सच में जल चुकी है। ये देखकर पवन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रातों रात एक झटके में पवन से उसकी सारी खुशियाँ और दुकान सब चला जाता है। नीलम, अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हें और घर को कैसे चलाएंगे? हमारी तो दुकान ही नहीं रही। हमारे कितने सपने थे। हमने सोचा था कि अपनी साड़ी की दुकान में कुछ महीनों बाद हम ऐसे कपड़े रखेंगे जैसे चाइना में पहने जाते हैं, और जब चाइनीज लोग हमारी दुकान में आते और अपने देश के कपड़े देखते तो सोचो हमारी कितनी कमाई होती। पर सब धरा का धरा ही रह गया।
पवन जी आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भैया चाइना जाने के लिए वीजा लगवा रहे हैं, आप कहें तो आपके लिए भी उनसे बात कर लें। नीलम का भाई रवि बहुत जल्द चाइना जा रहा था काम करने के लिए, क्योंकि अब पवन के पास काम करने का कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए वो नीलम के भाई रवि के साथ चाइना चला जाता है। पर चाइना जाने के बाद मानो पवन भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा भी है और उसकी मुलाकात एक चुई नाम की लड़की से होती है। Suonishi, Yunduran. क्या कहा तुमने? सुअर नहीं चाहिए? Mental people, I am telling you are Indian. यस, आई एम इंडियन और दिस बॉय आर माई साला। How the hand? Gaxico, Reshi, Nini, Exiso, Yuno, Difin Shuma. अबे ओ साले, मेरा मतलब है साले साहब। ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं? ना तो हमें इंग्लिश आती है और ना ही चाइनीज, और यहाँ हर कोई चाइनीज बात कर रहा है। जैसे इनकी शक्ल वैसे इनका खाना और वैसे ही इनकी बातें हमारे तो सर के ऊपर से जा रही हैं। जीजा जी, ऐसे ही कुछ हाल हमारा भी है, पर हम यहाँ से खाली हाथ वापस तो नहीं जा सकते। हम यहाँ कमाई करने के लिए आए हैं तो कमाई करके ही जाएंगे, नहीं तो मेरी दादी और आपकी माँ आपको इतना मारेगी कि आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। मेरा नाम चुई है। मैंने अभी तुम्हारी बातों को ट्रांसलेट किया और वहीं से मैं देखता और हिंदी बोलता। क्या तुम लोगों को मेरे घर में रहने का? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रहने का। रहने के लिए ही तो सर पर छत ढूंढ रहे हैं, और आप जैसी चुई मिल गई तो हमारी ओई हो गई। अब क्या था, अब पवन अपने साले रवि के साथ चुई के घर में रहने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद रवि का ट्रांसफर चाइना के दूसरे शहर में हो जाता है, जिस वजह से पवन और रवि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पवन चुई के नजदीक आ जाता है और चाइनीज तरीके से चुई से उससे शादी कर लेता है। अब चाइना में पवन का समय पूरा हो चुका था और पवन को वापस इंडिया आना था, पर उसने चुई से शादी कर ली थी और वो चुई को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए पवन अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ इंडिया ले आता है, जहाँ चुई को देख नीलम उसके गले लग जाती है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि अपनी सौतन को देखकर कोई लड़की इतना खुश हो रही है। अरे पागल लड़की, चाइना से मैं तेरे लिए सौतन लेकर आया हूँ। अरे सौतन होगी तुम्हारी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त इमली है। इसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। ये क्या इमली, तू तो चाइना पढ़ाई करने गई, उसके बाद कभी आई नहीं, और तुझे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी इमली रही ही नहीं बल्कि कोई चाइनीज लड़की है। हाँ, क्योंकि मेरा वीजा खो गया था और मैं चाइना में फंस गई थी, पर मुझे वहाँ पर कोई पकड़ ना ले, इसीलिए मैंने चाइनीज हुलिया बना लिया। क्योंकि मैं नेपाल से थी, इसीलिए मुझे चाइनीज रूप लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। समय के साथ साथ मैंने वहाँ पर चाइनीज भाषा भी सीख ली और मैं इसी फिराक में रहने लगी कि मैं इंडिया कैसे वापस आऊँ। जब मेरी मुलाकात पवन जी से हुई तो मैंने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उनसे शादी कर ली, और मैं जानती थी कि पवन जी मुझे इंडिया लेकर आएंगे, इसीलिए उन्होंने एक चाइनीज लड़की का हिंदुस्तानी वीजा बनवाया और ऐसा हुआ भी, और मैं अपने देश इंडिया वापस आ गई। इसका मतलब तुम चाइना की नहीं हो? नहीं, हमारी शादी भी नकली हुई थी और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया था। इसीलिए नीलम की मैं सौतन नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, पर दुख मुझे एक बात का अब भी है कि चाइना में लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। वहाँ बहुतों पर दिल भी आ गया, पर तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली दे देता था कि एक चाइनीज लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। पर यहाँ आकर पता चला कि मेरी चुई भी चाइनीज नहीं है और ना बीवी। मैं अपनी बीवी के लिए कोई चाइनीज सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। माफ करना नीलम डार्लिंग, मैं चाइना से तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पवन जी, पर मैं आपके लिए चाइनीज खाना बनाना सीख गई हूँ। फिर से इंडियन बीवी के हाथों से चाइनीज खाइए। इस तरह से चुई अपने रास्ते चली जाती है और पवन के दिल से सबसे बड़ा बोझ यानी अपनी बीवी को धोखा देने का बोझ हट जाता है, जिसे पवन इतने महीनों से झेल रहा था। और एक बार फिर से पवन अपनी साड़ी की दुकान खोलता है और अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। पर नीलम अपनी चाइनीज सौतन को कभी नहीं भूल पाती और वो हमेशा इस टॉपिक को लेकर पवन से लड़ती रहती, जिसके बाद फिर कभी नीलम पवन को अपने से दूर नहीं होने देती। चूचू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा और चिंकी चिड़िया एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे।
कालू कौवा चिंकी चिड़िया से बहुत प्यार करता था, पर कभी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। ऐसे ही एक दिन चिंकी, तुम्हें और मुझे एक ही प्रोजेक्ट मिला है। मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर करें। कह तो तुम सही रहे हो, पर तुम जानते हो ना कि मेरे अब्बू मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग अलग ही प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो, पर हम दोनों साथ में मिलकर बनाते तो काम और आसान हो जाता और जल्दी भी। क्यों ना हम दोनों कॉलेज के पास वाले कैफे में जाकर प्रोजेक्ट बनाए, या कॉलेज में साथ रहकर। कालू कौवा का ये आइडिया चिंकी चिड़िया को बहुत पसंद आता है और वो कालू कौवा की बात मान जाती है। अब इस तरह से कालू कौवा और चिंकी चिड़िया हर समय एक दूसरे के साथ रहा करते। कालू, तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, इतने सालों से दोनों एक ही क्लास में हम, पर मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? इसके लिए ध्यान देना पड़ता है, पर तुम्हारा ध्यान तो मुझ पर बिल्कुल नहीं था। अगर तुम मुझ पर ध्यान दोगी तो मुझ में और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी तुम्हें। अच्छा, ऐसा क्या है? वैसे क्या तुम मुझ पर ध्यान देते थे? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम पर कितना ध्यान देता हूँ। शायद मुझसे ज्यादा ध्यान तुम पर कोई नहीं देता होगा। क्या सोचने लगी, बताओ ना, मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? तुम मुझे बहुत बोरिंग लगती हो, हर समय किताब के अंदर घुसी रहती हो। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर किताब ही कीड़ा है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी किताब है, शायद इसीलिए मैं किताबों में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे समय से पहले घर पहुंचना है। अब चिंकी चिड़िया कॉलेज से घर जाती है, पर घर जाते ही चिंकी चिड़िया के पिताजी कबूतर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या बॉयफ्रेंड बनाने? हाँ, आज मैं तुम्हारे कॉलेज गया था, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा उस कालू कौवे के साथ। मैं नहीं जानती आपने क्या देखा, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं और कालू बस एक अच्छे दोस्त थे और हम दोनों साथ इसलिए थे क्योंकि हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस लड़की की हिम्मत देखो, कैसे मुझसे जुबान चला रही है। तुझे क्या लगता है तेरा बाप पागल है? उसने धूप में बाल सफेद किए। आज मैं तेरे कॉलेज गया तो कॉलेज में सभी बच्चे तेरे और कालू कौवे की बात कर रहे थे। अब्बू, ये सब कुछ झूठ है, मैं और कालू सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में और कुछ नहीं है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर कालू से पूछ सकते हैं। मुझे कुछ नहीं जानना, अब से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हारी पढ़ाई यही खत्म होती है, बहुत जल्द तुम्हारा निकाह करवा दिया जाएगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और चिंकी चिड़िया को उसके कमरे में कैद कर देता है। अब्बू, मैं सच कह रही हूँ, आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है। प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर आने दीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज जाने दो। चिंकी चिड़िया अपने पिता को लाख समझाने की कोशिश करती है, पर कबूतर उसकी एक नहीं सुनता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी चिड़िया कॉलेज नहीं जाती, जिससे कालू कौवे को चिंकी चिड़िया की चिंता सताने लगती है और वो चिंकी चिड़िया का पता करने के लिए उसके घर जाता है। नमस्ते अंकल जी, मैं चिंकी का दोस्त कालू। कुछ दिनों से चिंकी कॉलेज नहीं आ रही, हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट मिला है। अगर वो कॉलेज नहीं आएगी तो फिर हम प्रोजेक्ट कैसे जमा करेंगे? और वैसे भी कुछ दिनों बाद हमारे एग्जाम भी हैं। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसीलिए अब से चिंकी कॉलेज नहीं आएगी। 2 दिन बाद उसकी शादी है, अपने कॉलेज में जाके टीचर से कह देना और निकलो मेरे घर से। इस तरह से कबूतर कालू कौवे को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है और जब कालू कौवे को पता चलता है कि चिंकी चिड़िया की शादी होने वाली है तो उसका दिल टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर शादी वाले दिन चिंकी चिड़िया सबके सामने इस शादी के लिए मना कर देती है। काजी साहब, मुझे निकाह मंजूर नहीं है, ये निकाह जबरदस्ती करवाया जा रहा है, ये मुझे निकाह नहीं करना। चिंकी, ये क्या बदतमीजी है? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? चुपचाप से कबूल करो। नहीं, अब मैं कबूल नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ये निकाह नहीं करना। मैं कालू कौवे से प्यार नहीं करती, पर हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। चिंकी चिड़िया का जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग कबूतर पर थू थू करते हुए वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद कबूतर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और चिंकी चिड़िया को घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देता है। बदतमीज लड़की, आज तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज से तू मेरी बेटी नहीं, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। निकल जा मेरे घर से और चली जा उस गरीब कालू कौवे के पास। मैं भी देखता हूँ यहाँ से जाने के बाद तुझे कौन सहारा देता है। अब्बू, मुझे घर से मत निकालिए, मुझे निकाह नहीं करना था, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दीजिए। चिंकी चिड़िया अपने पिताजी के सामने खूब मिन्नतें करती है, पर कबूतर उसकी एक नहीं सुनता और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है।
जिसके बाद रोती हुई चिंकी चिड़िया वहां से चली जाती है। तभी कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अकेले एक पेड़ पर बैठा हुआ रोता हुआ देखता है। चिंकी चिड़िया को देखकर कालू कौवे को बड़ी हैरानी होती है और वो चिंकी चिड़िया के पास जाता है। चिंकी, तुम यहाँ इस हालत में? आज तो तुम्हारी शादी थी। हाँ, आज मेरी शादी थी, पर मैंने शादी नहीं की, इसलिए मैंने निकाह के लिए सबके सामने मना कर दिया और इसीलिए मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। चिंकी, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब कालू कौवा चिंकी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और अपने घर में रहने की जगह देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सभी पक्षी चिंकी चिड़िया पर उंगली उठाने लगते हैं। चिंकी, तुम्हारा और कालू का कुछ चल रहा है क्या? मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम उसी के साथ उसके घर में रह रही हो। नहीं नहीं, कालू मेरी बस मदद कर रहा है, मैं अपने लिए दूसरा घर देख रही हूँ, मैं जल्दी ही कालू से दूर हो जाऊंगी। चिंकी, तुम किससे बेवकूफ बना रही हो? पूरा जंगल जानता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, क्यों दूसरों को उंगली उठाने का मौका दे रही हो? उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? कोयल चिंकी चिड़िया से बात करके वहां से चली जाती है। अब चिंकी चिड़िया जब भी घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाती है तो वो सभी पक्षियों को अपने और कालू के बारे में बात करते हुए देखती है। अब कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों का मुंह बंद करने के लिए चिंकी चिड़िया से शादी ही कर लेता है, जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों का मुंह बंद हो जाता है। कालू, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और आज भी तुमने जंगल के पक्षियों का मुंह बंद करने के लिए ही मुझसे शादी करी। आखिर तुम मेरे लिए और क्या क्या करोगे? प्लीज अब मुझ पर रहम खाना बंद करो। चिंकी, कभी कभी मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर तुम कब समझोगी मेरे प्यार को। ये सब मैंने तुम पर तरस खाकर नहीं, मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी, ये तुम क्या कह रहे हो कालू? तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे कभी कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं डरता था तुम्हें खोने से। मुझे लगता था अगर मैंने तुमसे प्यार का इजहार कर दिया तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम एक मुसलमान और मैं एक हिंदू, हम दोनों का धर्म अलग है, कोई हमें एक नहीं होने देता। बस इसी डर से मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। पर आज मैं बहुत खुश था तुमसे शादी करके, पर अब मुझे दुख हो रहा है कि तुम मेरे प्यार को कभी समझ नहीं पाओगी। चिंकी, तुमने सही कहा कालू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार को लेकिन अब समझ चुकी हूँ, अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। इस तरह से चिंकी चिड़िया कालू कौवे के प्यार को समझ जाती है और एक मुसलमान चिड़िया हिंदू कौवे से शादी करके अपना घर बसाती है और कालू कौवे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।